यस। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आज डिस्कस करते हैं, दैट इज द जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। वैसे तो आपके ये जीरोथ लॉ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, बट जीरोथ लॉ के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बिकॉज जो स्टेट लेवल का सीईटी पे है वहां से क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीरोथ लॉ बहुत ही ईजी है। ठीक है। जीरोथ लॉ को मैं पहले पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। जीरोथ लॉ का बेसिक जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है मैं डायग्राम से आपको समझा। इसे मान के चलो, एक इस तरीके से एक बॉडी है, इसको अपन ने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक ए, एक पार्ट आपका बी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मान के चलो एक आपका बॉडी है ए और दूसरा बॉडी आपका है बी। ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका टेम्परेचर बच्चों हम लोगों ने लिया सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर आपका डिफरेंट है ना, बात समझना। एक ऐसी मैंने सिचुएशन कंडीशन ली कि जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। इस ए जो सिस्टम है, जो ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेल्सियस है, बी आपका 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मैंने क्या किया, आपस में कंबाइन किया। अब जब दोनों को मैं पास में लेके आया हूँ, मान लो अलग अलग थे इस तरीके से, थोड़ा आप ऐसे भी बना सकते हो थोड़ा समझने के लिए कि ये ए है ये बी है। ठीक है। अभी यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस थी और इस ए का जो टेम्परेचर था इट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस और बी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, आफ्टर फ्यू टाइम ए और बी को मैं पास में लेके आया। जब क्लोज लेके आया तो आपको पता है कि टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर का जो मोमेंट है जिसमें हम हीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपका मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आफ्टर फ्यू टाइम यहाँ पे क्या होगा कि ए का जो टेम्परेचर है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो बॉडी है, ये सिस्टम है, और जो बी का है, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपका ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। तो भाई आपको मुझे बताओ हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, तो बिल्कुल हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ना। ये आपका हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की साइड में आपका जो हीट का है वो फ्लो आपका इजीली देखने को मिलेगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, बिकॉज होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना हीट का। तो अब यहाँ से डिक्रीज होगा, ये सपोज 70 आया तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है ना। देन 70 के बाद आपका यहाँ पे 60 होगा, यहाँ से 40 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ 50 होगा, देन फाइनल यहाँ पे 50 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ए का, तो बी का टेम्परेचर भी ये डिक्रीज हो रहा है ना, बी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर ये भी पहुंच जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। जब दोनों का टेम्परेचर 50-50 इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। और कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है। तो ए और बी दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपका इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होने का मतलब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को हम और भी रिलेट करते हैं, आप समझो यही जो पूरा प्रोसेस है जीरोथ लॉ को मैं स्टेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ टू सिस्टम if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, with a third system, then the two system are also in thermal equilibrium. ठीक है। इसी को अपन और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बच्चों बोला है टेम्परेचर को लेके, टेम्परेचर इज एन एब्स्ट्रैक्ट, temperature is an abstract property and it's not measured directly. ठीक है। इट्स नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है। अब देखो मैं इसको स्टडी करता हूँ एक बार, मैं आता हूँ इसमें इसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उसको समझते हैं कि इफ टू सिस्टम, ठीक है, कोई भी दो आपके सिस्टम है, ठीक है,
अगर वो आपके यहाँ पे है if two system are separately in thermal equilibrium with the third system then the two system are also in thermal equilibrium। ठीक है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसे हम किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। जैसे अब ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि बच्चों मान के चलो एक आपका ऑब्जेक्ट ब्लॉक आपका ए है, एक ब्लॉक आपका यहाँ पे सपोज बी है, एक ब्लॉक और लेते हैं अपन लोग, जैसे ब्लॉक आपका सी है। तो टोटल मैंने यहाँ पे आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 ब्लॉक मैंने ले लिए। अब इन तीनों ब्लॉक में से कोई भी 2 ब्लॉक आप उठा लो, ए के साथ बी ले सकते हो, बी के साथ सी ले सकते हो, ए के साथ सी ले सकते हो। तो कोई से 2 ब्लॉक मैंने उठाए, वो पहले से थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, मैं 0 लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले से वो थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने, तो चलो क्या किया, ए और बी को मैं पास में लेके आया। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये ए ब्लॉक ये बी ब्लॉक दोनों के दोनों पहले से आपके किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं सी जो ब्लॉक दे रखा है, सी ब्लॉक को अब मैं ए और बी ब्लॉक के पास लेके आता हूँ। तो सी ब्लॉक को मैं ए और बी ब्लॉक के पास लेके आया, तो यहाँ से कुछ रिजल्टेंट इस तरीके से देखने को मिला कि मान लो ये ए है, ये बी है, और एक सी ब्लॉक आया, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ये आपका सी ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर ए और बी के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, पर ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो तीसरा सिस्टम है उसके साथ आपका ए का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, एज वेल एज बी का इक्विलिब्रियम भी आपको देखने को मिलेगा। इसका अब इसको स्टेट में कर दो हूँ फिर से। टू सिस्टम का मतलब क्या है, एक ए है एक बी है। अगर ये सेपरेटली जब मैंने इनको दिखाया तो ये इक्विलिब्रियम में थे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में डिफाइन किए गए। अगर इसके बाद मैं तीसरा सिस्टम लेके आता हूँ तो वो भी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है, बिकॉज जो हीट है, जो आपका टेम्परेचर है, हीट का मूवमेंट हमेशा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा। ऑब्वियसली मान लो सी का टेम्परेचर सपोज हाई था, जो तीसरा ऑब्जेक्ट में लेके आए, तो वो एनर्जी को रिलीज कहाँ करेगा, बोलो जरा, ए और बी की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अगर सी का टेम्परेचर कम होता और ए और बी का टेम्परेचर ज्यादा होता, तो फिर ए और बी के जो ब्लॉक्स है वो सी की तरफ टेम्परेचर को शिफ्ट करते, मतलब फाइनली इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रॉपर्टीज है बिल्कुल आपकी सिंपल सी टेम्परेचर की, ठीक है, हीट की। तो जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए और बी जो ब्लॉक थे, ए और बी ब्लॉक की बात करें, तो मैं बोलूंगा कि फाइनली आफ्टर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ये फर्स्ट स्टेट में। आफ्टर मैं रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, देन बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ बी, ये सब आफ्टर इक्विलिब्रियम है, आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर ऑफ सी ब्लॉक। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, कि एक पेयर और बन जाएगा ए और सी के साथ। तो बोल रहा हूँ ए और बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम था तो टेम्परेचर बराबर, देन बी और सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो बी और टेम्परेचर ऑफ बी और सी का आपका बराबर होगा। जब बी का ए के साथ बराबर है तो बी का सी के साथ भी बराबर ही होगा ना। और लास्ट में रिजल्ट बोल रहा है कि ए और सी के साथ जो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या टेंड मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। दो रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन है। अगर दोनों रिलेशन को मैं ऑब्जर्व करूं तो ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर, तो ऑब्वियसली ए का टेम्परेचर आपके सी के बराबर होगा। तो बोलूंगा कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो यही आपका क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन आता है वो आपका आता है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर। ठीक है, बाकी उसके बारे में डेप्थ में पढ़ने की कोई इतना कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि थर्मोमीटर के अंदर जो आपका एक्सपेंशन है, जो वॉल्यूम के साथ बात करते हैं ना टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पे आपको जो उसमें हम मरकरी यूज करते हैं, तो मरकरी एक्सपांड करता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वैसे मरकरी भी क्या करती है, एक्सपांड करती है। आपको पता है कि टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम ह्यूमन बॉडी कांटेक्ट में लेके आते हैं, और लेके आने के बाद तो वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू तो बढ़ती है ना। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज। उसी तरीके से जो थर्मोमीटर है दैट विल एक्सपांड। मेरे को समझ में आ गया, यस इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, हालांकि इसको मैंने ऑफलाइन सेशन के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन एक बारी में फटाक से फिर से रिवाइज आपको कराता हूँ। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जहां पे टी क्या होगा, कांस्टेंट। इफ टी इज ए कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन आपके टेम्परेचर का जो आएगा
इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और बाकी आपका यहाँ पे डेल टी लिखा जाएगा, इट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर बोथ आर इक्वल। तो डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी जीरो, बिकॉज दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। ये आइसोथर्मल है। इसी तरीके से आपका क्या होता है आइसोकोरिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करी जाए तो कोरिक का मतलब वॉल्यूम होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये आपका होगा कांस्टेंट। तो हम जो डीबी मतलब ये स्मॉल वैल्यू को, स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डीबी की बात करेंगे तो ये आपका जीरो होगा। और डेल बी बिगर, जितने भी आपके बिगर डिफरेंसेस जो डिफाइन किए जाते हैं तो इस पे हम डेल बी का यूज करेंगे, इट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज वॉल्यूम क्या है इनिशियल फाइनल दोनों सेम होगा, वो तो कांस्टेंट है। तो ये रिजल्ट आपको दोनों ही देखने को मिले। इसी तरीके से हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। थर्ड वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में बार का मतलब होता है प्रेशर, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो जो स्मॉल चेंज आएगा डीपी जो लिखा जाएगा इट इज जीरो। और यहाँ से आपको जो बिगर चेंज होगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी जीरो आएगी ना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से फोर्थ प्रोसेस आता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सब क्लासरूम में हो चुका ऑलरेडी, बस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। तो एडियाबेटिक में मैंने बोला था कि नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा ना ही सराउंडिंग से हीट को लेगा, है ना, कोई भी सिस्टम। तो नो हीट एक्सचेंज, यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ से जो क्यू लिखा जाएगा इट इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं, इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक ग्राफ आता है, अगर मैं इन्हीं प्रोसेस को अगर मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना। तो देखना आपको मैं एक जगह एक ही ग्राफ के बारे में बताता हूँ, एक बार में ही आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग प्रेशर, इसको मैं लास्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस ग्राफ को जो अभी मैं बता रहा हूँ ये इसको मैं इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले हम कंप्लीट समझते हैं कि जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं उन सारे प्रोसेस को हम एक ही ग्राफ पे देखने वाले हैं। तो इधर मैंने बाई एक्सिस पे लिया है प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इस पे हमने लिया है वॉल्यूम को, ठीक है। तो मैं एक साथ ही रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर आपको एक बार में आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं इंडिविजुअल ग्राफ को भी एक्सप्लेन करूंगा जब इनके एक्सप्लेनेशन आएंगे मैथमेटिकली। देखो इसको आप एक बहुत ही इजी मेथड बताऊं, आप ध्यान रखो कि भाई पीबी पीबी की पावर एन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये वर्क होता है, बिल्कुल इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, वर्क डन, ठीक है। एक्सपेंशन के केस में, कॉन्ट्रैक्शन केस में, ऑल डिफरेंट सारे केसेस को मिक्स कर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अभी मैं ना आपको इजी ट्रिक दे रहा हूँ। अब इस इजी ट्रिक को ध्यान रखो, 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं नीट और जेईई मेंस और एडवांस के अंदर, ठीक है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मैंने बोला पीबी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अभी कैसे आएगा बताऊंगा आपको, बॉयल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया हो, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा पी और बी का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पीबी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बस पीबी की पावर यहाँ पे 1 होता है बॉयल्स लॉ में, यहाँ पे मैंने एन दे दिया। अब एन देने से बिकॉज हमारे इधर प्रेशर है यहाँ पे वॉल्यूम, तो जितने भी प्रोसेस हैं वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है। तो अब बर्गडन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ कैसे, अब ग्राफ को ना इजी ट्रिक है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मत देखेंगे, आंसर समझ में आएगा। बाकी मैं इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर मैं इस तरीके से लाइन को अगर एक्सटेंड करता हूं तो इट इज रिप्रेजेंट द आइसोबारिक। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ इस पॉइंट से लेके जितने भी पॉइंट रास्ते में आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, क्या सबका प्रेशर कांस्टेंट? बिल्कुल। प्रेशर यहाँ पे कुछ डिफाइन किया जाएगा बाई एक्सिस पे, तो सबका प्रेशर आपका कांस्टेंट। प्रेशर कहीं बदल रहा है मुझे बताओ? नहीं। प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो मतलब आई मीन यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो डेफिनेटली यही लाइन जानी चाहिए। और प्रेशर बच्चों कांस्टेंट होगा तो पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है, मैं लिखता हूँ यहाँ से पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो बाकी टर्म क्या बचेगा बोलो? वॉल्यूम। एनआर वैसे ही कांस्टेंट है, टी आपका यहाँ पे वो भी तो क्या होगा? बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एन। तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसकी वजह से बी डिवाइड बाई टी जो देखने को मिलता है ये आपका होता है कांस्टेंट,
ठीक है, ध्यान रखना। तो आइसोबारिक का जब भी आपको ग्राफ आएगा आप यही फॉलो करना। सेकंड, अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, अब क्या होगा, ये भी क्या है, ये कांस्टेंट है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो देखो इसमें प्रेशर बार बार हर जगह अपने पॉइंट्स पे बदल रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप देखो एक्सिस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आपका हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो ग्राफ है ना, वो यही बनेगा जो सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी चेंज हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये आपको पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, पी बचा है, टी बचा है, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से पी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको रेशियो जो कंपैरिजन करना है वो पी डिवाइड बाई टी के साथ करना है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज पी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद दो प्रोसेस और लेते हैं, एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस, एक आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट एक्स ऑफ एक्सिस टेम्परेचर तो नहीं है ना, तो स्ट्रेट लाइन तो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कर्व कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली आपका चेंज होता है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल की बात करेंगे तो आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर टी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी बचेगा सिर्फ। तो पीवी इक्वल टू होल आपका, एनआर तो कांस्टेंट होता है ना, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल को, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और एडियाबेटिक की बात करेंगे तो एडियाबेटिक का जो कर्व आता है वो आइसोथर्मल से नीचे आता है, मतलब इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक। ठीक है, ये आपके एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एडियाबेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पी, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बी के ऊपर होता है आपका इस तरीके से एक गामा का, इसको गामा बोलते हैं, या फिर आप कुछ अदर टर्म से गामा बोल सकते हैं, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक का ये आपका फॉर्मूला। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी आपका आइसोबारिक आएगा तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है कि बी डिवाइड बाई टी के रेशियो को फॉलो करना है। एक कंडीशन कुछ दे होगी, दूसरी कंडीशन कुछ कुछ और होगी। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट दिया होगा, ग्राफ आपको भी पता चल गया कैसे बनना चाहिए। और दूसरा आपका आइसोकोरिक का भी ग्राफ समझ में आ गया। और हमेशा ध्यान रखना आइसोथर्मल का ग्राफ जो होता है वो ऊपर होता है एडियाबेटिक से, एडियाबेटिक ग्राफ आपका नीचे होता है। तो चारों के चारों ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से आपके रिप्रेजेंट हो चुके हैं। क्लियर, इसको और भी मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट, थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि भाई पीबी इसकी पावर एन, ठीक है, इफ इट इज ए कांस्टेंट, तो एन मैंने जैसे बोल दिया तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी बन चुकी है पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और बाकी ट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ से आपका जो एन दिख रहा है ना, एन, इसकी वैल्यू आपकी अनडिफाइंड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपकी 1 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ बनता है उसको भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो सेम ग्राफ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही ग्राफ है एज इट इज। यहाँ पे अपन ने प्रेशर ले लिया बाई एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने बाई, ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ये आपका बाई एक्सिस है, इस पे अपन ने वॉल्यूम ले लिया। तो वही चार प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं स्टेट करता हूँ, सबसे पहले ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ से कि ये जो ग्राफ होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो आइसोबारिक को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आइसोबारिक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आइसोबारिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आइसोबारिक को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ एनी केस यहाँ पे एन की वैल्यू की बात करी जाए, ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे, एक ये भी मैंने किया है, ये आपका आइसोबारिक है, तो आपका ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। और अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू की बात करूंगा तो n की वैल्यू फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस इफ इट इज 0, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आती है तो 0 पुट करेंगे तो पीवी उसकी पावर आपकी 0, तो 0 मतलब वो कांस्टेंट मिल जाएगा 1। तो इसलिए ग्राफ भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट आपके रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, बिकॉज मैंने रेफरेंस ले लिया ना, आइसोबारिक को मैं n इक्वल टू 0 से फॉलो करूंगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आपकी अगर n की, देखो आइसोबारिक में n की वैल्यू 0, तो और इस केस में आपका जो डेल पी आएगा, डेल पी भी क्या होगा आपका 0, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर मैं कंपैरिजन करूं टू डिफरेंट अगर मैं कंडीशंस को, यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट ग्राफ को भी लूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो सेकंड ग्राफ किसका, आइसोथर्मल का, मैंने बताया जस्ट इसके नीचे आइसोथर्मल।
आइसोबारिक के नीचे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर लेते हैं तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उस केस में आइसोथर्मल वाले केस में आपको जो डेल टी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और यहाँ पे होगा T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, इस तरीके से कंपेरिजन। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ग्राफ, तो पता है कि आइसोथर्मल के नीचे कौन आएगा आपका एडियाबेटिक। अब देखो याद होगा कौन सा ग्राफ कैसे आएगा, किसके नीचे आएगा, तो ग्राफ एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो एडियाबेटिक वाले केस में n इक्वल टू अपन गामा फॉलो करते हैं, कुछ अलग भी टर्म ले सकते हैं, और इस केस में एडियाबेटिक में जो हीट चेंज होता है वो आपका 0 होता है, सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम। इसलिए आपका यहाँ पे जो S1 इक्वल टू S2 इट इज एंट्रोपी। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है, एंट्रोपी वैल्यू आपकी S1 इक्वल टू S2 रिप्रेजेंट होती है। और एज वेल एज यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका जो T2 होता है फाइनल टेम्परेचर, वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका लास्ट में दिख रहा है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के अंदर आपको पता है कि डेल बी की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ से क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए ग्राफ आपका एक सीक्वेंस में फॉलो करता है। ठीक है, लीनियर होता है। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ से कि जो वॉल्यूम होगा B1 इक्वल टू B2 आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म आपका फॉलो किया जाएगा। बट इन केस ऑफ प्लीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो इंट्रोपी है S1 इक्वल टू S2 आपको हमेशा फॉलो करना है, दोनों वैल्यूज आपकी बराबर होती है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हमेशा कम होता है इनिशियल टेम्परेचर से, T1 इज लेस देन, T1 आपका ज्यादा होगा T2 से। तो अब इसलिए फाइनल टेम्परेचर इज T2, उसकी वैल्यू कम T1 से। ठीक है, तो ये आपका बन गया है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, बहुत ही ईजी है, और इसकी जो ग्राफ है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ठीक है, वो किस किस तरीके से होता है, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है। और आपको मैंने ऑफलाइन सेशन के अंदर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि रिवर्सल इरिवर्सल के बारे में जानना है तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अभी आगे चलते हैं। तो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ध्यान देते हैं हम लोग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर है उसको अपन हम रिलेट करेंगे बेटा वर्क के साथ। ठीक है, तो वर्क इज एक्चुअली पाथ फंक्शन। ठीक है, वे देखो बेसिक क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर तभी होता है जब कोई सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वर्क इज एक्चुअली पाथ फंक्शन, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, अच्छा, बिकॉज ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, अपन ने पढ़ा भी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि जो वर्क है वो कितने टाइप्स का होता है। तो वर्क बच्चों हम लोग 2 टाइप्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट हम बोलते हैं पीवी वर्क, जो भी हम लोगों ने ग्राफ देखे थे ना डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, वो पीवी ग्राफ थे सारे के सारे। तो पीवी वर्क जो है, पीवी मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो वर्क पीवी, एक को पीवी वर्क बोलते हैं, सेकंड को अपन बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क, तो आप पीवी वर्क बोलो फर्स्ट को, सेकंड को नॉन पीवी वर्क। अब पीवी वर्क का एक्चुअली मीन क्या होता है कि इसको अपन मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वर्क, फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। या फिर इसको अपन डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है अलग अलग, पीवी वर्क बोलो, आप मैकेनिकल वर्क बोलो, आप डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलो, सबका मतलब एक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है पीवी वर्क के अंदर, ये आपको देखने को मिलता है ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होने के बाद जो वर्क परफॉर्म किया जाएगा उसको अपन बोलते हैं पीवी वर्क। बहुत ही आसान है, 3 तरीके से मैंने बोला है, तीनों में से कोई सा नाम फॉलो करो। और इस पीवी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म कौन सा है, वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो पीवी वर्क देखने को मिलेगा। नाउ कम्स नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। दिस इज एक्चुअली नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। अब नॉन मैकेनिकल वर्क कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉन मैकेनिकल वर्क जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है
कि जो ईएमएफ निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, जो हम ईएमएफ निकालते हैं वो आपका होता है नॉन मैकेनिकल वर्क, ठीक है, जिसको अपन नॉन पीवी वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग ईएमएफ तो निकाल चुके हैं, तो ये आपका सेक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और जो अभी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, ऊपर वाला सेक्शन पढ़ना है पीवी वर्क, इसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आयोपेक साइन कन्वेंशन, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयोपेक साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो वर्क डन है, उसके साइन कन्वेंशन आप भी किस तरीके से ले जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री को लेके, ठीक है, फिजिक्स में अलग साइन कन्वेंशन आपको मिलेंगे, अपन केमिस्ट्री है तो केमिकल इंजीनियर की तरह हम थिंक करेंगे, जिसको मैंने बताया भी था कि केमिकल इंजीनियर बच्चों क्या चाहता है, ये चाहता है कि रिएक्शन आपकी जो है ना वो एक्सोथर्मिक होती रहे, जहां से आपकी प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक आती रहे रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक, तो हम इसी तरीके से ही सोचेंगे। बट अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो आपको फिर वहां पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सोचना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि वहां पे कोई भी सिस्टम कितना परफॉर्म करेगा, तो वहां पे हीट रिलीज कम से कम होना चाहिए, जो भी आप फ्यूल दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो, उसकी एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम आपके 100% रहनी चाहिए लगभग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रहे, एल टच आपका नेगेटिव रहे अकॉर्डिंग टू केमिकल इंजीनियर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, ये तो मैं चाहूंगा, तो मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है। इन केमिस्ट्री, ठीक है, एनी एनर्जी given to system, any energy given to system is taken positive, ठीक है, is taken positive, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोल रहा हूँ एनी एनर्जी गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को जब कोई एनर्जी दी जाती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड बात करते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, ये आपका कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आप ध्यान दो बिल्कुल, अभी मैं आपको साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा सिस्टमेटिक। अभी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर अगर सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, और जो फिर वर्क डन की बात करी जाएगी ऑन दी सिस्टम, तो अगर किसी सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो गैसेस हैं या बाकी जो भी, मैं बिकॉज सॉलिड और लिक्विड को लेकर यहाँ पे डिस्कशन नहीं होने वाला, गैस को लेकर ही बात होने वाली है। तो जब मैं सिस्टम के ऊपर काम करूंगा तो गैसेस विल कंप्रेस, तो इसको अपन वर्क ऑफ कंप्रेशन के नाम से भी कॉल करते हैं, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी कभी वर्क ऑफ कंप्रेशन आए, वर्क डन ऑन द सिस्टम आए, प्लीज अभी वहां पे क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। अगर बोलूंगा मैं वर्क डन बाय दी सिस्टम, अब ध्यान समझो, मैंने अगर आपसे बोला कि वर्क डन बाय दी सिस्टम, वर्क डन बाय दी सिस्टम, है ना, तो ये आपका कैसा होता है, नेगेटिव, या फिर मैं बोल सकता हूँ वर्क ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज एग्जांपल लाइक वर्क ऑफ एक्सपांशन, वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो वर्क ऑफ एक्सपांशन को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव अपन किसको बोलेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होगा ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जाएगा, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, तो इट इज पॉजिटिव। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, वर्क डन बाय दिस, जब सिस्टम खुद काम करेगा, अपने आप में काम करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव हो गई। बिल्कुल बात समझ में आती है, बिल्कुल आसान था। यस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ समझ में आएगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव का मीन क्या है एक्चुअली। पॉजिटिव नेगेटिव का मीन सिर्फ कंप्रेशन को लेके है और बाकी आपके एक्सपांशन को लेके है, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं आपको छोटा सा नोट बताता हूँ। नोट में मैं डिफाइन करता हूँ कि वर्क डन अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में मान के चलो 50 -50 किलो जूल दे रखा है, ठीक है, -50 किलो जूल, तो वर्क डन की वैल्यू अगर -50 किलो जूल है तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि माइनस का मतलब क्या है। अभी जस्ट इसका क्या है, देखो वर्क डन ये माइनस में दे रखा है, मतलब एक्सपांशन, ये जो वर्क आपको दे रखा है ना, ये एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क ऑफ एक्सपांशन है। वर्क डन बाय दी सिस्टम होगी, वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा,
तो बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन वर्क डन ऑन दी सिस्टम वो आपका पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव दे रखा है, दिस नेगेटिव विल रिप्रेजेंट कि यहाँ पे एक्सपेंशन होने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, डेफिनेटली आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैं बोलूंगा कि ये आपका होगा वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो वर्क डन बाय दी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -50 किलो जूल। लेकिन जब मैं इसे न्यूमेरिकल में इसको यूज करूंगा फॉर्मूले के अंदर, देन वी विल टेक ओनली पॉजिटिव +50 किलो जूल। मैं सिर्फ पॉजिटिव में ही यूज करूंगा, नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं है। ये बात क्लियर होगी। जैसे एग्जांपल और लेता हूँ आपको ये समझाने के लिए। जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल और लिया, छोटा सा एग्जांपल कि चलो बच्चों क्वेश्चन में दिया कि वर्क डन की जो वैल्यू है ना, इट इज अ पॉजिटिव 100 किलो जूल, ऐसे लिख के दे रखा है। अब क्या समझोगे इसका मतलब, पॉजिटिव में दे रखा है ना, तो पॉजिटिव का मतलब वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम, इसको अपन बोलेंगे वर्क डन ऑन दी सिस्टम। ठीक है, पॉजिटिव में तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम को बाय दी सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ वर्क डन बाय दी सिस्टम ऑन दी सिस्टम को वर्क डन बाय दी सिस्टम अगर मैं कंपेयर आपको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो देन उसकी वैल्यू आपकी 100 किलो जूल हो जाएगी, वो भी नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये 100 किलो जूल आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। यस, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इजी ट्रिक है, आपको बहुत सही ढंग से समझ में आएगी। मैंने बच्चों बोला कि ये कुछ साइन कन्वेंशन अपन इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से कुछ ये आया, ये इस तरीके से यहाँ चला गया। तो देखो ये सपोज सिस्टम है, सपोज दिस इज ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो सिस्टम की तरफ जो एरो दिख रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये दोनों एरो सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 3 और 4, ये दोनों सिस्टम से आगे जा रहे हैं। तो सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, मैं पहले उनकी बात करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन दी सिस्टम ना, ये फर्स्ट एरो सिस्टम की तरफ आ रहा है, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम है। इफ ऑन दी सिस्टम है तो डेफिनेटली इट इज ए पॉजिटिव। इसी तरीके से बोलूँ कि जो हीट है वो सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना वो हीट को ले रहा है। आप ध्यान दो, ये सिस्टम है, ये मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये हीट इधर से इधर, ये मैं पहले वर्क डन, चलो पहले वर्क डन पे आता हूँ। वर्क डन अगर अगर एरो सिस्टम की तरफ है तो इट इज पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा ऑन दी सिस्टम। और जो सिस्टम से दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी वर्क डन बोली जाएगी नेगेटिव। और यहाँ पे इसको बोलेंगे वर्क डन बाय दी सिस्टम। ये सिंपल सिंपल सा टर्म है। और अब हीट को लेके बात कर लेते हैं। तो देखो सिस्टम की तरफ जो टर्म आ रहा है उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव, जो सिस्टम से दूर जा रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो सिस्टम से दूर जाने वालों को हमेशा हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। देखो दोनों नेगेटिव टर्म ही आपको रिप्रेजेंट किए, बिल्कुल आसान तरीका है। और अगर बच्चों को यही याद नहीं होता ना, ये गलती कर देते हैं कि ऑन दी सिस्टम बाय दी सिस्टम, वो सब गलती करते हैं। और जो सिस्टम की तरफ आ रहा है, चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म आपको बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये भी समझना कि व्हाट इज द वर्क बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो एनर्जी ट्रांसफर व्हिच इज नॉट हीट और व्हिच इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड वर्क। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को लेके जो हीट का मूवमेंट हो उसको अपन वर्क नहीं बोलते। एक बात तो ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्रेक्शन, आपका जो एक्सपेंशन है, ठीक है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसी को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज का सेशन बच्चों में ही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।